स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं कि अजीब होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में है। मेडोरिनम। हाँ, मेडोरिनम। इसे समझने की कोशिश करना किसी इंसान के एक बहुत जटिल किरदार को समझने जैसा है, जिसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। बिल्कुल। और इसकी कहानी शुरू होती है इसके स्रोत से। ये एक नो सोड है, जिसका मतलब है इसे बीमारी के उत्पाद से ही तैयार किया गया है। अच्छा। इस मामले में ये गोनोरिया के वायरस से बना है। ये विचार ही अपने आप में बहुत अनोखा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद इस जटिल प्रोफाइल को समझना है और इसके सबसे जरूरी पहलुओं को उजागर करना है। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इसका इस्तेमाल उन पुरानी बीमारियों के लिए होता है जो ठीक से इलाज ना की गई या कह सकते हैं दबा दी गई गोनोरिया से जुड़ी होती हैं। मतलब ये सिर्फ एक दो लक्षणों का इलाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर में बहुत गहरे बैठे एक पैटर्न को संबोधित करने की बात करता है। तो इसका दायरा क्या है? ये मतलब किन लोगों के लिए है? हमारे नोट्स में गठिया, जोड़ों के दर्द और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी गंभीर समस्याओं का जिक्र है। हाँ। और इन सब का मूल साइकोटिक बताया गया है। अब ये साइकोटिक शब्द थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। यहाँ साइकोटिक का मतलब वो मानसिक बीमारी वाला साइकोटिक बिल्कुल नहीं है। अच्छा। होम्योपैथी में ये एक मियाज्म है, एक तरह से बीमारी की गहरी प्रवृत्ति जो अक्सर दबी हुई बीमारियों जैसे गोनोरिया से जुड़ी होती है। इसका असर शरीर के गहरे ऊतकों और ग्रंथियों पर होता है। तो इससे होता क्या है? इससे अक्सर ग्रोथ, सूजन, ये बहुत ज्यादा बलगम बनने जैसी समस्याएं होती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का अंदरूनी असंतुलन है जो बाहर सूजन या जोड़ों के दर्द के रूप में दिख रहा है। सही पकड़ा। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। महिलाओं में पुरानी डिंब ग्रंथि की सूजन, फाइब्रॉइड, सिस्ट। हाँ, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों का भी जिक्र है, बशर्ते लक्षण मेल खाते हों और एक साइकोटिक इतिहास का पता लगाया जा सके। ये रेमेडी सतह पर काम नहीं करती, ये बहुत गहराई में जाती है। इस सामग्री में इसकी तुलना सोरिनम से भी की गई है, जो अपने आप में एक बहुत गहरी रेमेडी है। ये तुलना क्या बताती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस तरह सोरिनम त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के गहरे रोगों से जुड़ा है, हाँ, उसी तरह मेडोरिनम को रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के गहरे साइकोटिक रोगों से जोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की समस्या त्वचा पर दिख रही है तो शायद सोरिनम की तरफ सोचा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वही समस्या नर्वस सिस्टम या रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई है तो मेडोरिनम का दायरा शुरू होता है। क्या ये एक तरह का गहराई का मीटर है? बहुत बढ़िया तरीके से कहा आपने। ये बिल्कुल एक गहराई का मीटर जैसा है। ये इसके असर के लेवल को दिखाता है। इस जानकारी में बच्चों के बारे में भी एक बात कही गई है जो थोड़ी परेशान करने वाली है। पीले रिकेट्स वाले बच्चे जिनका विकास रुक गया हो, और एक सामान्य लक्षण बताया गया है पूरे शरीर में जबरदस्त कमजोरी और थकान का एहसास। हाँ, इन नोट्स में कंजम्पटिव लैंगर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है धीरे धीरे घुलने वाली थकावट। मतलब शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खिंच जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर अंदर से खोखला हो रहा हो, भले ही व्यक्ति बाहर से ठीक ठाक खा पी रहा हो। और अब आते हैं इसके सबसे अजीब हिस्से पर, इसके मानसिक लक्षणों पर। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। कोई अपना नाम कैसे भूल सकता है? इस सामग्री में लिखा है कि याददाश्त इतनी कमजोर हो जाती है कि व्यक्ति अपने सबसे करीबी दोस्त या यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल जाए। ये किस तरह की स्थिति में होता है? ये एक बहुत ही गहरी मानसिक धुंध, एक मेंटल फॉग की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि याददाश्त पूरी तरह चली गई, तो फिर लेकिन वो पहुंच से बाहर हो जाती है। व्यक्ति बातचीत का धागा खो देता है, लिखते समय सही स्पेलिंग भूल जाता है, या अपनी तकलीफ बताते बताते बीच में ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे याद नहीं रहता कि वो क्या कह रहा था। आपको सवाल दोहराना पड़ता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इतनी मानसिक धुंध के बावजूद ये लोग जल्दबाजी में रहते हैं। हाँ? हर काम बहुत तेजी से करना चाहते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? और यही विरोधाभास इस रेमेडी की कुंजी है। दिलचस्प बात यह है कि ये उस व्यक्ति की बिल्कुल उल्टा है जो बाहर से दिख रहा है। उसके अंदर एक घड़ी बहुत तेज चल रही है। अच्छा। और बाहर की दुनिया कछुए की चाल से चलती महसूस होती है। समय बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ महसूस होता है। वो अंदर से बेचैन है, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा। तो एक तरफ मानसिक थकान और दूसरी तरफ शारीरिक बेचैनी। हाँ। और भावनाओं में भी ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल। दिन में छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, लेकिन रात में अचानक ऊर्जा और उत्साह महसूस करना। हाँ, दिन में निराशा और चिड़चिड़ापन, और जैसी शाम होती है
दिमाग और शरीर दोनों में एक अजीब सी तेजी आ जाती है। और इससे जुड़ा एक और अनोखा लक्षण है कि किसी चीज के बारे में सोचने पर लक्षणों का बढ़ जाना। मतलब अगर शरीर में कहीं दर्द है और व्यक्ति उसके बारे में सोचने लगे तो दर्द तुरंत वापस आ जाता है या बढ़ जाता है। ये तो मन और शरीर के बहुत ही गहरे और अजीब कनेक्शन को दिखाता है। तो ये दिमागी उथल-पुथल शरीर पर कैसे असर डालती है? चलिए देखते हैं कि ये विरोधाभास शरीर में कैसे दिखाई देता है। सिर के लक्षणों से शुरू करते हैं। सिर में, खासकर मस्तिष्क के पिछले हिस्से सेरिबेलम में एक तीव्र जलन वाले दर्द का जिक्र है। ये सिर्फ सिरदर्द नहीं है। तो क्या है ये? ये एक ऐसी जलन है जो रीढ़ की हड्डी तक नीचे जाती महसूस होती है। इसके साथ ही सिर में भारीपन और खिंचाव का भी एहसास होता है, जैसे कोई सिर को पीछे की ओर खींच रहा हो। और गले में ऐसा महसूस होना जैसे गंभीर जुकाम हो गया हो और सारी हड्डियां दुख रही हो। हाँ, और नाक के पिछले हिस्से से लगातार गाढ़ा, ग्रे या खून मिला हुआ बलगम आना, ये एक लगातार चलने वाली समस्या के रूप में बताया गया है। अब आते हैं भूख और प्यास पर, जहां विरोधाभास और भी साफ दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ शरीर घुल रहा है, कमजोर हो रहा है, और दूसरी तरफ खाने के तुरंत बाद बहुत तेज, मतलब राक्षसी भूख लगती है। ये सामान्य भूख नहीं है? नहीं। मतलब एक तरफ शराब की तलब, जिससे पहले शायद नफरत थी, और दूसरी तरफ हरे कच्चे फल। हाँ, ये तो स्वाद की दुनिया में पूरी अराजकता है। हमारे नोट्स में नमक, मिठाई, बर्फ और खट्टे फलों के लिए भी अतृप्त लालसा का जिक्र है। ये अराजकता ही इसका लक्षण है। ये शरीर की एक ऐसी गहरी कमी को दिखाता है जिसे वो किसी भी तरह पूरा करना चाहता है, भले ही वो चीजें आपस में कितनी भी अलग क्यों ना हो। और प्यास? प्यास भी इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति सपने में भी खुद को पानी पीते हुए देखता है। पेट और आंतों के लक्षण तो और भी ज्यादा अजीब हैं। इस सामग्री में लिखा है कि मल त्याग केवल बहुत पीछे की ओर झुककर ही कर पाना संभव होता है। हाँ, ये शारीरिक रूप से कैसे संभव है? ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति को दिखाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे स्फिंक्टर के पिछले हिस्से में कोई गांठ हो जो रास्ता रोक रही हो। अच्छा। और सिर्फ एक खास पोस्चर में ही मलत्याग संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में इतना दर्द होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक और बहुत ही अजीब लक्षण है, गुदा से मछली के नमकीन पानी जैसी बदबूदार नमी का लगातार रिसाव होना। ये लक्षण इतने अनोखे हैं कि इन्हें भूलना मुश्किल है। सच में। और महिलाओं से जुड़े लक्षणों में एक ऐसा लक्षण है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। स्तनों वाला। हाँ, मासिक धर्म के दौरान स्तनों का बर्फ की तरह ठंडा महसूस होना, जबकि बाकी शरीर गर्म रहता है। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई बहुत बहुत अनोखा है और इस रेमेडी की पहचान है। नोट्स में इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। ब्रेस्ट्स कोल्ड एज आइस टू टच, स्पेशली द निपल्स। मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले सिस्टम में एक गहरा असंतुलन। हाँ, एक हिस्से में जलन वाली गर्मी और दूसरे में बर्फीली ठंडक। मासिक धर्म का दर्द भी बहुत तीव्र होता है, जिसके लिए पैरों को किसी सहारे पर दबाना पड़ता है। शरीर की ये अजीबोगरीब स्थिति तो एक बात है, लेकिन ये बताता है कि सांस लेने का तरीका भी उतना ही नाटकीय है। अस्थमा वाला? हाँ, अस्थमा का एक खास प्रकार बताया गया है जिसमें व्यक्ति सांस अंदर तो ले सकता है, लेकिन बाहर छोड़ने में असमर्थ महसूस करता है। ये तो सुनने में ही बहुत डरावना है। हाँ। यह एक बहुत ही भयानक स्थिति है, जैसे दम घुट रहा हो। इन नोट्स के अनुसार ऐसा एपिग्लॉटिस में कमजोरी या ऐंठन के कारण होता है। और इससे राहत कैसे मिलती है? एकमात्र तरीका है पेट के बल लेटना और जीभ बाहर निकालना। ये भी एक बहुत ही अजीब और खास लक्षण है। और खांसी की आवाज ऐसी होती है जैसे किसी खाली बैरल में खांस रहे हों। गहरी, खोखली और लगातार होने वाली खांसी, जो रात में और मीठा खाने के बाद बढ़ जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी पेट के बल लेटने से आराम मिलता है। हाँ, ये भी इस रेमेडी का एक और विरोधाभासी लक्षण है। अब शरीर की ये बेचैनी सिर्फ अंदरूनी अंगों तक ही सीमित नहीं है। ये हाथ पैरों में भी दिखती है। बिल्कुल, और यहाँ भी वही विरोधाभास है। एक तरफ गर्दन के पीछे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक नीचे जाने वाली तीव्र जलन, और दूसरी तरफ हाथ पैरों में इतना भारीपन महसूस होना जैसे वे शीशे के बने हों। चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि लगता है जैसे पैर साथ ही नहीं देंगे। बिल्कुल, एक तरफ जलन और अकड़न और दूसरी तरफ कमजोरी और भारीपन। और इसी के साथ आते हैं वो बेचैन और थिरकते पैर और पांव जो सोने नहीं देते। हाँ, जैसे ही व्यक्ति आराम करने की कोशिश करता है, पैरों में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसे हिलाए बिना चैन नहीं मिलता। और एक बहुत ही अजीब बात बताई गई है, बिजली के तूफान के दौरान हाथ पैरों में भयानक तकलीफ होती है। ये बाहरी वातावरण के प्रति कितनी ज्यादा संवेदनशीलता को दिखाता है।
हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कौन सा? एक तरफ हाथों और पैरों में जलन होती है, जिसके कारण व्यक्ति उन्हें बिस्तर से बाहर खुला रखना चाहता है, पंखे की हवा चाहता है। ठीक है। और ठीक उसी समय हाथ पैर छूने पर ठंडे भी हो सकते हैं। अरे, और ये बहुत खास है, क्योंकि होम्योपैथी में जलते हुए पैर सल्फर की पहचान है और लगातार हिलते रहने वाले बेचैन पैर जिंकम की। और मेडोरिनम में इन दोनों बड़ी रेमेडीज के सबसे मजबूत लक्षण एक साथ मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि इसकी तस्वीर कितनी जटिल और गहरी है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए आखिरी टुकड़ा यह है कि इन लोगों को किन चीजों से आराम मिलता है और किन से तकलीफ बढ़ती है। हमने पहले भी जिक्र किया कि लक्षणों के बारे में सोचने से वे बढ़ जाते हैं। हाँ, और गर्मी से, कुछ ओढ़ने से, शरीर को खींचने से और दिन के उजाले से लेकर सूर्यास्त तक तकलीफ बढ़ती है। ये भी एक खास बात है कि दिन में परेशानी ज्यादा होती है, जबकि रात में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। बिल्कुल। और आराम किन चीजों से मिलता है? इस सामग्री के अनुसार समुद्र के किनारे पेट के बल लेटने पर। और नमी वाले मौसम में बेहतर महसूस होता है। समुद्र के किनारे बेहतर महसूस करना एक बहुत ही रोचक बिंदु है। बिल्कुल, ये इसके प्रोफाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे कई दूसरी रेमेडीज से अलग करता है। शायद समुद्र की नमकीन हवा उस अंदरूनी जलन और बेचैनी को शांत करती है। तो मेडोरिनम की इस पड़ताल से जो तस्वीर उभरती है, वो विरोधाभासों से भरी हुई है। पूरी तरह। एक तरफ अत्यधिक जल्दबाजी, दूसरी तरफ समय का धीमा चलना। एक तरफ जलन वाली गर्मी, दूसरी तरफ बर्फीली ठंडक। एक तरफ भयानक मानसिक धुंध और भूलने की बीमारी, और उसी तरफ भविष्य का पूर्वाभास, क्योंकि इन नोट्स में यह भी लिखा है कि व्यक्ति होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही स्रोत से जुड़े लक्षण इतने विविध और गहरे हो सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के जटिल संबंधों को उजागर करते हैं। ये एक सीधी सादी तस्वीर नहीं है। नहीं, ये एक उलझी हुई पहेली की तरह है, जहां हर टुकड़ा, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, अपनी जगह पर फिट होता है और एक बड़ी कहानी कहता है। इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार मन में आता है। जब किसी स्थिति को, किसी बीमारी को दबा हुआ माना जाता है, तो वो शरीर और मन में कितने अलग अलग और अप्रत्याशित तरीकों से खुद को व्यक्त कर सकती है। ये शरीर की अपनी कहानी कहने के तरीकों पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है।